आपको विदित है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गत 2 माहों से लगातार समय समय पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र, गोविंदगढ़ क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कक्षा 9 से लेकर आगे तक की कक्षाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का समय समय पर आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तो मैं प्रधानाध्यापक जी को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से न्यायालय को ये समय दिया, अपने बालकों को यहाँ एकत्रित किया और अपने अध्यापकों की समस्त टीम को भी अपने अमूल्य समय में से निकाल कर यहाँ एकत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जहाँ तक रही कानून की जानकारी की बात, प्यारे बालकों, लक्ष्मणगढ़ अलवर क्षेत्र या अलवर का संपूर्ण संभाग इस समय नशे की तीव्र चपेट में है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नशे के बारे में। प्यारे बालकों और अध्यापकों और प्रधानाध्यापक और यहाँ पर जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नशा नाश की जड़ है। ये मानव जीवन के शरीर को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि मानव के मन मस्तिष्क पर ऐसा गहरा प्रभाव डालता है जिससे मनुष्य स्थायी रूप से पंगु हो जाता है। नशा केवल मात्र आपके शरीर को ही नहीं, आपकी आर्थिक परिस्थिति को, आपकी सामाजिक परिस्थिति को और आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको भी उत्तरोत्तर या लगातार रूप से नष्ट करता है, घटाता है, कम करता है। जब आप किसी भी चीज का, भांग, सुपारी, गुटखा, अफीम, चरस, गांजा या जो भी अन्य नशे के संसाधन है, आप इस देश के नवयुवक हैं, बालक है, आगे आने वाले समय में इस देश का भार आप जैसे बालक बालिकाओं के कंधों पर होगा। तो हम ये चाहते हैं, समाज ये चाहता है और देश ये चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वर्ग से हो, धर्म से हो, समुदाय से हो, नशा मुक्त हो। और इस नशा मुक्ति के बारे में यही संदेश हर बालक बालिका तक, हर घर तक, हर आम जन तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि नशा करने से आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपकी आर्थिक रूप से कमजोरी भी आती है। क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो जो नशे के जो लोग सौदागर हैं, जो नशे का सामान बेचते हैं, वो आपको पहले फ्री में देकर या बहुत कम कीमत में देकर स्कूलों, कॉलेजों और गरीब, अनपढ़ और ऐसे लोग जो इसकी चपेट में आ जाते हैं, आसानी से या सहज रूप से विश्वास करते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं और जैसे जैसे उनको लत लग जाती है फिर उसको ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। इससे आपके मन मस्तिष्क पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही आपकी आर्थिक शक्ति भी कमजोर होती है, क्योंकि बिना पैसे के नशे का कारोबार कभी भी नहीं होता है। साथ ही साथ कभी कभी आप नशे के आगोश में आने के बाद सही क्या है, गलत क्या है, ये भी भूल जाते हैं। ऐसे कार्य या अपराध जो आपने कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, वो भी जाने और अनजाने में उस नशे के प्रभाव से अपने आप ही हो जाते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि नशे को हमेशा ना कहें और जिंदगी को हाँ। किसी कवि ने कहा है कि नशा देखिए क्या करता है, ओ उन कहूं शराब के ज्ञानवंत सुन ले, मानव से पशुआ करे द्रव्य गांठ का ले। क्या कहा गया है कि ओ गुण कहूं शराब के, इस शराब में क्या क्या अवगुण है, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति सब सुन ले, ज्ञानवान सुन ले, मानव से पशुआ करे, जो व्यक्ति मनुष्यता है, जो व्यक्ति सहज है, उसको पशुता की योनि में ले जाता है, यानी कि क्या आचरण करना है और क्या नहीं करना है। मानव से पशुआ करे द्रव्य गांठ का ले, द्रव्य का मतलब होता है धन, अर्थात मनुष्य का आचरण मनुष्यता से पशुता की ओर आ जाता है और साथ में घर का धन भी नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो नशे के जितने भी साधन और संसाधन हैं, प्यारे बालकों, आप अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस वालों को, अपने गांव वालों को, अपने समुदाय वालों को बचाएं, खुद भी बचें। और जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, तो आपके संबंधित टीचर से, प्रधानाध्यापक से, किसी भी पुलिस थाने में, अगर वहां पे भी नहीं है तो एसडीएम ऑफिस में, अगर फिर वहां पे भी और नहीं है तो आप न्यायालय में आकर सीधे हमसे या संबंधित अधिकारी से आप चर्चा और परिचर्चा कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाए।
अर्थात सक्षम मंच पर यदि कोई भी व्यक्ति इस संबंध में सूचना और जानकारी देता है तो उसकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी और उसे सहायता भी दी जाएगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी पीढ़ी, अपने माता पिता, अपने माँ बाप, अपने आस पड़ोस और बसें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको समझें। ये तो रही बात नशे की। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इन दिनों में चल रही है, इस मोबाइल का नाम आप सभी ने देखा और सुना होगा। ये मोबाइल मानव जीवन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है। आप सभी विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, तो जहां तक संभव हो सके इस मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। मोबाइल का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी, आज के बालक और अध्यापक और हम जैसे लोग, सभी लोग जिसको ये बोलते हैं समाज के प्रबुद्ध नागरिक, 24 घंटे में से 8 घंटे अकेले में, रात्रि में, दिन में हमेशा इसके संपर्क में रहते हैं। अगर आपके इस मोबाइल के दुष्परिणाम आपको जानकारी होंगे तो आप इसका कम से कम उपयोग करेंगे। सबसे पहला दुष्परिणाम मोबाइल का यह है कि बालक बालिकाओं की लगातार देखे जाने से और रात्रि में इसका उपयोग करने से आपकी आंखें तेज गति से या लगातार रूप से कमजोर होती है। वैसे ही अभी वर्तमान समय में हमारे देश में जो खान पान अशुद्ध हो रहा है, उससे आने वाले नए पैदा होने वाले बालक बालिकाओं की 4-5 साल की उम्र में ही उनकी गोगल्स या जिसे आप कह सकते हैं चश्मे लग जाते हैं। और यदि आप इसका उपयोग रात्रि में करते हैं, यहाँ तक कि मुझे कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ बालिकाएं ऐसी भी हैं जो सर्दी और गर्मी के मौसम में अपने माँ बाप से छिपकर रजाई में इस मोबाइल का उपयोग करते हैं। वहाँ पर इसकी तीव्र रोशनी आपकी आंखों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। अमेरिका के एक शोध के अनुसार मोबाइल का लगातार उपयोग करने से अपने यहाँ सीने के आसपास महिलाएं जाकर यहाँ रखती है, उनके रखने से इसमें से निकलने वाली घातक विकिरणों से कैंसर जैसे भयंकर रोग भी। आप सभी ने देखा और सुना भी होगा कि जब पहले मोबाइल प्रारंभ में चला था, पेजर या मोबाइल, तो उसको यहाँ लगाया जाता था एक बेल्ट के। उसका कारण ये था कि हमारे मानव शरीर की जो फीमर की हड्डी होती है वो सबसे सशक्त और मजबूत होती है और उस पर विकिरण का प्रभाव या घातक विकिरणों का प्रभाव अन्य शरीर के कोमल अंगों की अपेक्षा कम पड़ता था या कम पड़ता है, इसलिए उसको यहाँ पर लगाने की वो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ता गया, हम आधुनिकतावाद की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे होने वाले दुष्परिणामों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ, आप और हम में से कुछ लोग कहते हैं साहब कई लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इसके प्रभाव वर्तमान में नहीं पड़ते हैं, इसके प्रभाव दूरगामी प्रभाव होते हैं और जब आप रोगों की चपेट में आते हैं, शिकार हो जाते हैं, जब इसके प्रभाव मालूम पड़ते हैं। इसी के साथ मोबाइल के उपयोग में आपको ये भी सावधानी बरतनी है कि वर्तमान समय में अपने अलवर जैसे, विशेषकर अलवर क्षेत्र इस बात के लिए फेमस है, जिसको अपन बोले कि इसके दुष्परिणाम ज्यादा है कि अलवर क्षेत्र में अधिकांश लोग इस मोबाइल के माध्यम से बड़े बड़े ठगी करते हैं। इससे कई लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं या अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, वंचित और शोषित यदि इसका लगातार उपयोग करते हैं और वो कोई खाता रखते हैं, अगर जाने और अनजाने में कोई ओटीपी आता है, उस नंबर पे उनका क्लिक हो जाता है तो उनके खाते खाली हो जाते हैं। इसी कारण साथ ही साथ वर्तमान समय कुछ ऐसे लोग भी इसके पीछे सक्रिय हो रहे हैं जो आपको ऐसे अश्लील वीडियो भेजते हैं, आपकी आवाज टेप करते हैं, हनी ट्रेप जैसे अपराध भी करते हैं। ये भी मुझे न्यायालय में यहाँ आने के बाद ज्यादा आभास हुआ कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस अलवर क्षेत्र में ऐसे अपराधों की। इसलिए प्यारे बालकों, आपको इन साधनों से और इन संसाधनों से बचना होगा, इन दुर्गुणों से बचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस मोबाइल में सही जानकारियां भी आती है और गलत जानकारियां भी आती है, और आप जैसे सीधे और कोमल मन वाले बालक बालिकाएं हर किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उसी के आधार पर काम कर लेते हैं। मोबाइल केवल मात्र एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कभी भी किसी अध्यापक का या गुरुजन का स्थान नहीं ले सकती। वो आपकी शिक्षा को सुगम और आसान तो बनाती है, लेकिन इस मोबाइल में
जो भी बातें आती है या जो भी चीजें दिखाई और सुनाई जाती है वो आपके अध्यापकों द्वारा सिखाए जाने वाले सगुण, ईमानदारी, मेहनत, संयम, सहनशीलता, चरित्रता, नैतिकता आदि इसमें कहीं में भी कुछ नहीं होता है। इसलिए ये केवल आपके टेक्नो शिक्षण को सिखाने में और आगे बढ़ने में अध्यापकों की भी सहायता करती है और आपकी भी सहायता करती है, लेकिन ये शिक्षकों का कोई विकल्प नहीं है। अगर शिक्षकों का ये विकल्प होता तो आज हमारे देश में सारे ही स्कूल बंद हो जाते, क्योंकि इसमें मानवीय गुण जितने भी हैं, इंसानियत के गुण इसमें कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होते हैं। और वो स्पर्श जो आपको गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से और अपने समाज से मिलता है, वो इसमें कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे बालकों, आपको इसका उपयोग जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो वो ही करें। और विशेषकर मैं फिर विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि रात को छिपकर अकेले में कोने में बैठकर या अन्यथा आप अश्लील चीजें और वो चीजें जो आपके मन को पसंद है वो नहीं करें। आप युवा पीढ़ी में इस देश की कर्णधार है, आप इस देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए शिक्षा वह राह है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन और परिवारों के जीवन की तकदीर, दशा और दिशा तीनों बदल देती है। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना होगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप और हम सब मिलकर नहीं कर सकते। बस दो चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। नंबर 1, बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना। नंबर 2, उसके अनुसरण में मेहनत करना। प्यारे बालकों, साथ ही मेहनत का इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि पैसे से सब कुछ हो जाता है तो इस संसार में बहुत सारे धनी मानी लोग हैं, आज वो न जाने कहाँ हो गए। लेकिन केवल मात्र आपको ये सोचना है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है उस लक्ष्य के अनुरूप हमें मेहनत करनी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता का रास्ता हमेशा सफलता से नहीं जाता, सफलता का रास्ता असफलता से जाता है। इसलिए असफलता में प्यारे बालकों कभी निराश मत हो, और जब सफलता है तो उसकी विजय रूपी घोड़े पर कभी सवार मत हो। दोनों को एक ही तरह से समझो कि जब असफलता आएगी तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना कि आगामी या उस आगामी बार में आप अवश्य ही रूप से सफल। इस बात के लिए कि आपको अनुशासन में रहना है, शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है, समाज में अच्छे अधिवक्ता, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट्स आदि बनना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। अब रही बात ये कि शिक्षा और खेल दोनों में एक ही चीज है कि खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। वैसे ही जीवन के इस संघर्ष में कभी हार मिलती है और कभी जीत मिलती है, लेकिन जीत को मिलने से इतराना नहीं और हार से मिलकर निराश कभी नहीं होना है, क्योंकि असफलता ही आगे चलकर सफलता में बदल। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तीसरी विशेष बात आज हम करना चाहेंगे, आप सभी बालक हैं, नवयुवक हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों में जो मृत्युभोज है, बाल विवाह है और अन्य ऐसी कोई कुरीतियां हैं, उनको आप अध्यापकों को आप सबको मिलकर दूर करना है। इसमें सबसे पहली कुरीति है जो भारत में सबसे तेज गति से गाँव में पहले भी पैर फंसा चुकी है, अभी भी हो रही है, वो है बाल विवाह। दोस्तों, बाल विवाह के दुष्परिणाम बाल विवाह करते समय नहीं, बाद में सामने आते हैं। इसलिए आप सभी को ये सोचना और समझना होगा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़के और लड़की की शादी नहीं, आपकी भी नहीं हो, आपके परिवार में भी किसी भाई बहन की शादी नहीं हो, आपके अड़ोस पड़ोस में भी नहीं हो और आपके गांव में भी 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़की की शादी नहीं, क्योंकि उस समय आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो अपरिपक्व होता है और उस स्थिति में नहीं होता है। इसके कारण से जब नाबालिग बालक बालिकाओं की शादी कर दी जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में शादी होने के पश्चात में उनमें कई शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी तो समय से पहले ही वो बालक बालिकाएं या वो स्त्री और पुरुष काल के काल में समा जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको हमको ये समझना होगा, ये सोचना होगा और ये देखना होगा, इस पर रोक भी लगानी होगी
कि आपके आसपास, आपके परिवार, आपके समाज, गैर समाज और जिस जगह पर आप रहते हैं, किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़की होनी चाहिए। इसमें आप लोग योगदान कैसे देंगे? अगर कोई भी परिवार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़की की शादी कर रहा है तो आप स्वयं एक दो साथी या अपनी साथ बहनों को ले जाकर उसके माता पिता से मिले, उसे सही भाव से समझाएं कि हमारी सखी या हमारी सहेली या हमारे मित्र की उम्र 18 वर्ष से कम है, अभी आप अगर वो नहीं मानते हैं तो इस संबंध में अपने गुरुजनों को बताना चाहिए। संबंधित सरपंच को सूचना देंगे, पटवारी को सूचना देंगे, एसडीएम को सूचना देंगे। और अगर फिर भी ऐसी कोई समय से पहले अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 48 घंटे से 72 घंटे पहले आप न्यायालय में गए हैं तो उसकी शादी रुकवाई जा सकती है आपके प्रयासों से, और आप एक लड़की और लड़के का जीवन और भविष्य बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपको ये शपथ भी लेनी होगी कि न तो हम ऐसी शादी खुद करेंगे, न होने देंगे। जब ही जाकर आप आगे बढ़ेंगे, लड़कियां आगे बढ़ेंगी, शिक्षा का विकास होगा, विस्तार होगा, अपने पांवों पर खड़ी। आज हमारा भारत देश चांद पर पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, और आप और हम बाल विवाह में, आपस की झगड़ों में, भ्रष्टाचार में और नशे जैसी प्रवृत्तियों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा, साथ में अपने साथियों को, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को भी इन चीजों से ऊपर। तीसरी प्यारे बातों, वर्तमान युग तेजी से बदल रहा है, और जिस तेज गति से वर्तमान युग बदल रहा है, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधन हैं उनका तेज गति से दोहन हो रहा है। शायद इसी कारण से प्राकृतिक पर्यावरण में भी कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई है, वर्षा का कम होना, फसलों का कम होना। आपको और हमको ये समझना है कि जहाँ भी रहें, हम रहें, आपको ये शपथ भी लेनी है कि हमें हर साल में कम से कम 1 से लेकर 5 वृक्ष लगाने हैं, उनकी हमें सेवा और शुश्रूषा करनी है। बल्कि मैं गुरु जी से विशेष ये निवेदन करूंगा कि अगर विद्यालय में या आसपास के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापक ये नियम कर ले कि जो भी लड़का इस विद्यालय से पास आउट होकर जाएगा, उनके बारे में, पर्यावरण के बारे में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन वो इस विद्यालय के अध्ययनरत रहने के दौरान 2 या 5 पेड़ अपने आसपास लगाएं, उनका पालन पोषण करें, उनको पानी पिलाएं, तो शायद वो आवश्यक रूप से आप पर ये निर्भर हो जाएगा। कि मैं अभी कुछ समय पहले जोधपुर में एक प्रशिक्षण काल के दौरान गया था, एक बहुत बड़ी कॉलेज थी, उसमें वहाँ पर एडमिशन के साथ और जब विद्या ग्रहण करने के बाद अंतिम कक्षा के बाद विद्यार्थी वहाँ से बाहर निकलता था तो वहाँ का परिसर बड़ा था, तो पर्यावरण का सर्टिफिकेट उसे दिया जाता था और उसको जगह अलॉट दी जाती थी कि ये 2 पेड़ आप लगाओगे, और भले ही आप यहाँ 2 साल रहो या 3 साल रहो, 5 साल रहो, उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी, उनकी छटाई करने की जिम्मेदारी और इनको बड़ा करने की जिम्मेदारी उस पर लेती है। जब वो उससे निकलता उस समय उसको इस बात का पर्यावरण प्रेमी होने का भी उसको सर्टिफिकेट मिलता, जो उसको कहीं जगह पर या अन्य नौकरियों जैसी जगहों पर भी आसानी से। तो मैं आशा करूंगा कि सभी मिलकर, ये कोई जरूरी कि स्कूल परिसर ही हो, पौधे लगाने के लिए स्कूल परिसर हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, गांव हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ऐसी कोई सरकारी लैंड या ऐसी कोई भी जगह हो सकती है, गोचर भूमि हो सकती है, वहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं। अरे और कहीं जगह नहीं मिले तो रोड के लोगों के ऊपर ही आप पौधे लगा सकते हैं। उस रोड बाउंड्री को छोड़ लोगों को छाया मिलेगी, फल मिलेगी, स्वस्थ प्राणवायु मिलेगी और वन बढ़ेंगे, वर्षा आकर्षित होगी और आपका जीवन सफल होगा। इसलिए अपने को, प्यारे बालकों, पर्यावरण को भी जीवन का मूल मंत्र बनाना है और ये भी देखना है कि हम ही नहीं, एक बड़ी विकृति मैं इस समाज में जो देख रहा हूँ, आप और हम सब, वो हमें भी है, गुजरों में भी है, आप में भी है, समस्त परिवारों में। जब आप किसी का जन्मदिन मनाते हैं, एक बड़ा सा केक रखते हैं और इस पे 16, 18, 21, 24 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इतनी मोमबत्तियां जलाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि फूंक लगाओ और सो जाओ। मैं कहता हूँ कि आप और हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप मुझे नहीं कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी अगरबत्ती को फूंक लगाकर बुझा रहे हैं, अर्थात आप उसका जीवन को
खत्म करने की या समाप्त करने की शपथ उसे दिला रहे हैं। क्यों? अगरबत्ती बुझाना और जलाना अच्छी बात है, जलते रहने दो। मैं ये नहीं कहता आप 26 जलाओ, 21 जलाओ, 18 जलाओ, लेकिन उनको पूरी जलने दो, वो अपने आप बुझती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब इस व्यक्ति का जीवन अंतिम समय आएगा ये अपने आप ही बुझ जाएगा। लेकिन आप उसको बुझाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बुझ नहीं रही है, हम जबरदस्ती इसको समय से पहले बुझाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं? और ये सब दकियानुसी विचारों को छोड़िए, आपको केक खाना है घर पे मंगाइए, घर पे कुछ भी बनाइए और उस बच्चे से कहिए कि भैया तू माता पिता की जिम्मेदारी की, तेरा जन्मदिन है, तू 2 पेड़ ला रहा है और साथ में मैं चलता हूँ, 2 पेड़ खरीद कर लाते हैं या नर्सरी से लाते हैं और उसको 2 पेड़, ताकि उसको समाज के प्रति आने में जिम्मेदारी आएगी और उसकी अपनी प्राथमिकता का एहसास होगा कि मुझे इस पर्यावरण को बचाना है। लेकिन ये बुझाने का और जलाने का काम छोड़ दीजिए, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो इससे 2 काम होंगे। नंबर 1, आपके जीवन की शुभकामनाएं होगी, बुझाने से नहीं, जलाने से। दूसरी बात, अगर आप प्रत्येक बालक, हर घर में कोई कोई बालक बालिका होती है, कोई छोटे रूप में जन्मदिन मनाता है, कोई बड़े रूप में, कोई 1000 आदमियों को खाना खिलाता है, कोई 500 को, कोई 200 को, कोई परिवार को, कोई खाली 2-3 बच्चे और अपने माता पिता ही खाते हैं। तो उस समय पर आप ये शपथ लें कि इसके हर जन्म दिवस पर मैं 1 या 2 पेड़ लगाऊंगा और समय से उस बच्चे को ये भाव सिखाएं कि भैया पेड़ को लगा दिया, जब भी तेरे को मौका मिले छोटा रहना, ताकि वो वृक्ष बन जाए। तो उससे 3 चीजें होगी, बच्चे में जिम्मेदारी की भावना आएगी, प्राकृतिक पर्यावरण सुधरेगा, ऑक्सीजन की स्थिति से आपको मिलेगी और वर्षा भी आकर्षित होगी और हमारा जो एरिया है वो घना और हरा भरा होगा। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न और आता है, साहब बाकी लोग नहीं करते, हम क्यों करें? देखिए, जो मसाल लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा एक होता है, इसलिए आप हमेशा अकेले चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, कारवां आपके पीछे खड़ा होगा, लेकिन हिम्मत एक व्यक्ति को दिखानी होगी। आप और हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा है कि मैं क्यों किसी भी काम को, कि मैं क्यों करूं, बाकी लोग तो नहीं करते। अरे जब आप किसी काम को शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके साथ में आप अकेले खड़े हो, कोई व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद में जितने लोग उधर खड़े हैं वो मेरी लाइन में होंगे और वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे वो कुछ समय के बाद में अकेले खड़े। इसलिए जागृति और क्रांति किसी भी एक घर से शुरू होती है और उस कारवां और समूह पे समाप्त होती है। अगर यही बात महात्मा गांधी ने सोची होती तो आज आप और हम क्या इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे होते। इसलिए कौन क्या करता है इस बात को छोड़िए, आपको क्या करना है, हमें अच्छे नागरिक बनना है, हमें गलत काम नहीं करना है, हमें खुद भी समझना है और खुद भी समझाना है। ये बात आपको हर तरह से जान लेनी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सत्य के साथ है, ईमानदारी के साथ है और अपना काम अनुशासन से ठीक समय पर पूरा करता है, तो भले ही उसे संघर्ष मिले, भले ही उसके जीवन में परेशानियां आए, लेकिन अंत में विजय उसकी होगी, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। प्यारे बालकों, एक बात और कहना चाहूंगा, आप किसी मंदिर में जाएं या नहीं जाएं, किसी मस्जिद में जाएं या नहीं जाएं, किसी चर्च और गिरजाघर में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन एक बात, यदि आपको सफल होना है तो जीवन में गांठ बांध लो, अपने माता पिता के रोजाना चरण स्पर्श करो, गुरुजनों का सम्मान करो, भले ही वो कैसे भी हो, उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद यदि तुम्हारे साथ होगा तो मैं आज ही बता देता हूं कि आप उस स्थान पर पहुंचोगे जहां की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए सदैव अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने परिवारजन, अपने बड़े बूढ़ों का और अपने समाज के सभी लोगों का और अन्य समाज के जो आपकी उम्र में सम्मान से बात करो, भले ही वो व्यक्ति आपके प्रति कैसे भी विचार करें। मंदिर जाने, मस्जिद जाने और गिरजाघर जाने से आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होने वाला है, जाइए आप, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो साथ साथ आपके घर में जो देवी देवता खड़े हैं, आप उनकी तो कभी नमन नहीं करते, उनके चरण स्पर्श नहीं करते और मंदिर से मंदिर रोड लगाते फिरते हैं। तो ऐसे जीवन का जीना बेकार। क्यों? क्योंकि माता पिता के चरणों में वो आशीर्वाद होता है, उनकी जीवित व्यक्ति के कथनों में और उनके आशीर्वाद में वो भाव होता है कि वो आपकी जिंदगी, आपकी कायाकल्प हो सकती है। इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना। और वैसे भी हमारी जो संस्कृति की भावना है वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण प्रथम ही अपना परिवार है, तो मैं इस बात को भी साथ में लेकर चलूं। चौथी और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये
मैंने सभी गुरुजनों का कीमती समय लिया और उनको यहाँ पर बुलाया। इसके लिए भी मेरा एक विशेष औचित्य है कि कोई भी अध्यापक केवल मात्र अपना शिक्षण कार्य करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। ये आप सभी शिक्षकों को, हम समाज को, परिवारों को भी सोचना। शिक्षक कौन है इसकी परिभाषा उसे जाननी होगी कि शिक्षक का तात्पर्य ये नहीं कि वो अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान पढ़ाता है, वो शिक्षक नहीं मानता। मैं उसको शिक्षक नहीं मानता। शिक्षक वो व्यक्ति है जो स्वयं चरित्रमान है, बच्चों के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास में उनको सहायता करता है, मदद करता है, उनकी रुचि और अभिरुचि को पहचानता है, सकारात्मक भाव देता है और उनको कुमार की तरह जैसे कुमार मटके को घड़ता है वैसे उनको घड़ता है। वो ही केवल आपके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए अध्यापक ये नहीं सोचें कि हमारा काम गणित, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाना और पैसे भी प्राप्त करना है। अगर ये सोचकर आप पढ़ाते हैं तो आपको शिक्षक रहने का कोई भी हक नहीं। मैं जब मेरा काम करता हूँ तो मुझे लगता है, किसी भी गुजरने अध्यापक के सामने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा काम बहुत छोटा है और इनका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके कंधों पर वो जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र के भविष्य को गढ़ते हैं, उसका निर्माण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे शिक्षक चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, गुणवान और ज्ञानवान होंगे और सकारात्मक होंगे, वो सारे गुण आप सभी लोगों में आएंगे। और शिक्षकों का मूल दायित्व भी यही नहीं है कि केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना। किताबें तुम्हारे घर पर भी दी जा सकती है। अब आप बड़े हो गए हैं, 5वीं क्लास के बाद में आप सारी किताबें खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको इनसे शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यहाँ स्कूल में आने का तात्पर्य है कि आप इनकी चरित्र के विषय में, नैतिकता के विषय में, ईमानदारी, सहनशीलता, संयमता और जितने भी साहस और आपकी अभिरुचि गुणों के बारे में इनसे शिक्षा ले सके और अपने जीवन को अनुशासित बना सके। जहाँ तक बात अनुशासन की आती है, हमारे जीवन में अनुशासन का बड़ा भारी महत्व है। यदि आप अनुशासन से रहेंगे तो आपका मन और मस्तिष्क फिट रहेगा। और जहाँ कहा गया है कि जान है तो जहान है, अगर आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से खेल सकेंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। इसलिए प्यारे बालकों, आपको ये भी समझना है कि हमें केवल और केवल अनुशासन को फॉलो करना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। जीवन में यदि अनुशासन नहीं है, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, रात को छुट्टी 2 बजे उठ रहे हैं, आप नए हो, नवयुवक हो, बालक हो, आपको आगे बढ़ना है, आपके ऊपर समाज और देश की जिम्मेदारी है, तो आपको अनुशासन में ही रहना होगा। चाहे खेल की भावना हो, चाहे युद्ध की भावना हो, चाहे मानव जीवन की भावना हो, अनुशासन का अपने जीवन में बड़ा भारी महत्व होता है। इसलिए अनुशासन को सदैव फॉलो करो, टाइमिंग को फॉलो करो, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक। अब बात कर लेते हैं विधिक जागरूकता शिविर के बारे में कि आपको ये भी सोचना है कि समाज के गरीब, शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित, महिलाएं, अपंग, दिव्यांग, जिनका किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उनके बारे में राज्य विधिक सेवा द्वारा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए आपको आपके आस पड़ोस वालों को, गांव वालों को, समुदाय वालों को ये बताना है कि अगर आपका केस कोई न्यायालय में है और उसमें आपके पास में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप एक छोटे से कागज की कॉपी पर प्रार्थना पत्र देकर हमारे विधिक जागरूकता शिविर विधिक चेतना समिति बनी हुई है, उसका ऑफिस लक्ष्मीगढ़ न्यायालय में है, वहाँ संपर्क करें और हमारे नाते साहब को प्रार्थना पत्र दें। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि कोई भी अपराध आपके क्षेत्र में नहीं हो। अपराध से आप घृणा करो, अपराध से दूर रहो, लेकिन अपराध करने वालों की शिकायत भी करो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना डरोगे आपको लोग डराएंगे, आगे बढ़ने में बाधाएं आएंगी। इसलिए आपको ये देखना है कि आपका कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार हो, इष्ट मित्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, ग्रामीण व्यक्ति हो, उसको विधि से संबंधित कोई जानकारी है तो विधिक सेवा चेतना शिविर में जाएं, वहाँ पर निःशुल्क रूप से अपना अधिवक्ता करें, एक प्रार्थना पत्र करें। अगर कोई बात भी है, आपको लिखना भी नहीं आता है, तो आप मौखिक रूप से भी आपकी समस्या वहाँ पर सुनी जाएगी, आपको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष रूप से एक बात और कहना चाहूँगा कि आगामी 9 तारीख यानी कि 2 दिन बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है।
तो वहाँ पर राजीनामा योग्य जितने भी प्रकरण हैं, चाहे वो पति पत्नी के हैं तलाक को छोड़कर, चाहे वो बैंक वाले मैटर्स हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ों के मैटर्स हैं, जो राजीनामा योग्य है, सारे नहीं राजीनामा योग्य हैं, अगर उनमें आप राजीनामा कर सकते हैं तो अपने साथियों को, अपने परिवार समाज के लोगों को बताएं कि न्यायालय में उपस्थित हुए और इस बात को जन जन तक फैलाएं। हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत आती है, इसलिए आप वहाँ जाकर अपने मामले का निःशुल्क रूप से निस्तारण करा सकते हैं, राजीनामा कर सकते हैं। अगर आपने कोर्ट फीस दी है तो लोक अदालत के माध्यम से, जैसे लाख 2 लाख जमीन का कोई मामला चल रहा है, कोर्ट कोई बिल्डिंग का विवाद चल रहा है, 138 चेक का विवाद चल रहा है, धन की वसूली के विवाद चल रहे हैं, 498 करोड़ के विवाद चल रहे हैं, तो उनमें आपने यदि कोई कोर्ट फीस दी है तो वो कोर्ट फीस दिया राजीनामा होने पर वापस एक मंथ के। तो आपको इस चीज को भी फैलाना है, सभी लोगों को जलाना है और सबका ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर आपका जीवन है तो इस आपके जीवन से बाकी लोग हैं, देश हैं और समाज है। इसीलिए इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समय कम नहीं, न्यायालय का भी समय हो रहा है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, मुझे समय दिया और ध्यानपूर्वक आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। विद्यालय प्रांगण समस्त स्टाफ, छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले तो मैं एडी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि न्यायालय में इतना समय नहीं होता है, फिर भी समय निकाल कर अपने बहुमूल्य समय में से कस्बे में विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से विद्यालयों में जा जाकर छात्र एवं छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। उसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो विद्यालय प्रांगण की ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि साहब ने बताया, नशा, मोबाइल के दुष्प्रभाव एवं कुप्रथा है जो कि हमारे समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं, उन सबसे हम सभी वाकिफ हैं। समय के अभाव को देखते हुए मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर संस्था प्रधान से, कि 12वीं तक के विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से फोन की कोई आवश्यकता होती नहीं है। वो अलग बात है कि आप महाविद्यालय में जब प्रवेश लेते हो तो हो सकता है वहाँ घर से आप दूर जाओगे तो बात करनी पड़ेगी फैमिली से, लेकिन अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको फोन विद्यालय में लेके आना पड़े या आप उसका यूज करें। दूसरा, मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि 1ली से और 12वीं तक बच्चे जब लोकल विद्यालय में पढ़ते हैं तो घर वालों का थोड़ा सा नियंत्रण उनके ऊपर रहता है, लेकिन जब जैसे ही वो विद्यालय में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में प्रवेश करते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक विश्वास ही नियंत्रण होता है, ना कि माता पिता आपके साथ होते हैं। और दोनों ही चीजों के लिए जो कॉलेज टाइम आपका होता है, वहाँ घर वालों का और शिक्षकों का इतना डर आपके ऊपर रहता नहीं है, तो आप नशे की जैसे लतों से आप आदी हो जाते हो, फोन के भी आपके ऊपर बुरा पड़ने चालू हो जाते हैं। लेकिन फोन के 2 चीजें हैं, दुरुपयोग है तो सदुपयोग भी। यदि आप सदुपयोग को देखना चाहोगे तो इंटरनेट के माध्यम से आप चंद्रयान पे आप और हम में से ही वो पहुंचे, लेकिन वो क्या था, सदुपयोग था, ना कि फोन का दुरुपयोग। एक मैं जो छात्रा हैं इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके ऊपर न केवल शिक्षकों का बल्कि माता पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं सबसे हमारे क्षेत्र के चीज अवगत कराना चाहूंगा कि सर जो बाल विवाह है उसमें कुछ हद तक बच्चे आज के जो हैं या फिर पिछले 20 साल से जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उसमें कुछ 10-20% बच्चों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। भ्रूण हत्या और बाल विवाह इनके जिम्मेदार बच्चे हैं, पूरी तरह नहीं कहता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जिम्मेदार हैं। जैसा कि आज अपन देख रहे हैं, बच्चियां या बच्चे 18-19 से पहले ही माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भागकर वो शादियां कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो डर माता पिता के जहन में रहता है कि कल को हम बच्ची हमने ज्यादा पढ़ाती, कॉलेज में पढ़ाती, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्ची भाग जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा
कि आपको डरने की या भयभीत होने की, किसी के प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं। आप कल्पना चावला भी हो तो आप झांसी की रानी भी हो। बहुत विश्वास के साथ आपको फैमिली यहाँ पे भेजती है। आप जिम्मेदारी के साथ अपने स्कूल समय के बाद तुरंत अपने घर पहुंचे, क्योंकि माता पिता के बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। आप उनकी इज्जत हो, आप उनकी नाक हो। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। और विद्यालय प्रांगण से मैं ये निवेदन करूंगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। एक बार फिर मैं संस्था प्रधान श्री अतीत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से न्यायालय परिवार को समय दिया। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष प्रहलाद जी, एडवोकेट साहब, नाजिर साहब, गुजर साहब, शहरी नवी मंडल से पधारे इनके पदाधिकारी, सचिव के हमारे देवव्रत संरक्षक, ब्लॉक कार्यकारिणी के संरक्षक, समस्त स्टाफ, आचार्यों, भैया और बहनों और गणगण भी, क्योंकि आज एडीजी साहब ने, गुजर साहब ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, हमारे बच्चों के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से मैं अपेक्षाएं आप लोगों से करूंगा, निवेदन करूंगा कि अक्षर से एक एक बिंदु और विशेष रूप से अपने जीवन में उतारें उसको। ये हमारी सफलता की कुंजी भी है और हमारी लाइफ की सफलता की भी कुंजी है। इसलिए निश्चित रूप से आप सब, हम पूरी तरह कृतज्ञ हैं आपके। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें और हमारे बच्चों को लाभान्वित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से स्टाफ की ओर से, बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी कुछ है क्या? साफा साफा सर का फोटो